गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम रिवीजन क्लास के अंतर्गत अगली यूनिट जो है हमारी वो है सॉल्यूशन विलियन। इससे पहले हमने उपसंयोजक यौगिकों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया था और आज हम प्रारंभ कर रहे हैं रिवीजन क्लास के अंतर्गत सॉल्यूशन अर्थात विलियन। तो विलियन क्या होता है? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ जो होते हैं उन शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण जो होता है उस समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। और ऐसे विलियन के दो घटक होते हैं, एक विलेय और दूसरा होता है हमारा विलायक। विलेय वह घटक होता है जो हमेशा कम मात्रा में होता है और विलायक वह घटक होता है जो अधिक मात्रा में होता है। इसी के आधार पर हम इस यूनिट में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित है और इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में अधिकांशतः पूछे गए हैं, पूछे जाते रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों की ओर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 और पहला क्वेश्चन जो है वह है स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम यहाँ से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मिश्रण ऐसा होना चाहिए जिसके जो अवयव है, मान लीजिए कोई मिश्रण ए और बी अवयव से मिलकर के बना है, तो ये अवयव जो है इस मिश्रण के अंतर्गत अर्थात अपन बोल सकते हैं विलियन। तो विलियन के जो अवयव है ए और बी, ये एक निश्चित क्वथनांक बिंदु पर उबलते हो, तो ऐसे मिश्रण को हम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कम से कम दो तो होने चाहिए या दो या दो से अधिक द्रवों का मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक हम द्रव ले लें और उन द्रवों का जो मिश्रण हमारे पास है वो द्रव और वाष्प अवस्था में, द्रव और उसकी कौन सी अवस्था हो, वाष्प अवस्था हो, में इनका संघटन क्या होना चाहिए, संघटन समान। मतलब वे अपने संगठन से अपरिवर्तित रहते हुए एक निश्चित ताप पर उबलते हैं। क्या करते हैं? वो निश्चित ताप पर उबलते हैं। तो ऐसे मिश्रण को हम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। सिंपल सी बात हमको इस डेफिनेशन में ये याद रखनी है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का या द्रवों का ऐसा मिश्रण जो द्रव और वाष्प अवस्था में उनका संगठन क्या हो, समान, अर्थात उनका संगठन अपरिवर्तित रहे और वो एक किसी निश्चित ताप पर उबलना प्रारंभ कर दें, तो उसे हम कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब जो हमारा ये स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है, क्योंकि इनके क्वथनांक में कोई अंतर नहीं होता, ऐसे द्रवों के क्वथनांक में अंतर नहीं होता है, ऐसे द्रव एक निश्चित ताप पर ही उबलते हैं, अतः हम इनका पृथक्करण प्रभाजी आसवन विधि से नहीं कर सकते। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये वह मिश्रण होता है जिसके अवयवों का पृथक्करण, उनको पृथक पृथक हम कौन सी विधि से नहीं कर सकते, प्रभाजी आसवन विधि से नहीं कर सकते। तो ऐसे मिश्रण को स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2019 में ये प्रश्न हमसे पूछा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, परासरण दाब को परिभाषित कीजिए, और ये हमारे 2018 का प्रश्न है। तो देखिए,
विद्यार्थियों, जैसे अपने पास ये पात्र है और इसमें हम एक अर्ध पारगम झिल्ली यहाँ पर लगा देते हैं और इधर हम जल ले लेते हैं और दूसरे हिस्से में इस पात्र का जो दूसरा भाग है उसमें हम चीनी का घोल ले लेते हैं। तो हमको पता है इस अर्ध पारगम झिल्ली से, ये क्या है हमारी अर्ध पारगम झिल्ली, तो ये जो जल है हमारा वो शुद्ध विलायक के रूप में है। तो शुद्ध विलायक से विलायक के जो कण हैं वो अर्ध पारगम झिल्ली से अधिक सांद्रता वाले चीनी की घोल की ओर वितरित होते हैं, गमन करते हैं। तो यह प्रक्रिया हमारी परासरण कहलाती है। अब यदि हम यहाँ पर किसी प्रकार का कोई दाब डाल दें और वह न्यूनतम दाब जो शुद्ध विलायक से विलायक के कणों को अर्ध पारगम झिल्ली से विलयन की ओर आने से रोक देगा, तो वह दाब हमारा क्या कहलाएगा, परासरण दाब। तो परासरण दाब क्या हो गया, विलयन पर लगाया गया वह दाब। ये चीनी का घोल जो है हमारा वो क्या हो गया, यहाँ पर विलयन हो गया। तो इस विलयन के ऊपर लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो अर्ध पारगम झिल्ली से विलायक के अणुओं को विलयन की ओर आने से रोक देता है, तो उस दाब को हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विलयन की मोलरता ज्ञात करने का सूत्र बताइए। एक प्रश्न हमसे पूछा गया था आरबीएससी 2015 में। तो देखिए, विलयन की मोलरता का मतलब हो गया 1 लीटर कोई विलयन है, तो उस 1 लीटर विलयन में विलेय के कितने मोल है, विलेय के मोल, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी क्या कहलाती है, मोलरता, जिसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। मोलरता को कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं और मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे हम लिख सकते हैं विलयन का कुल आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। अर्थात इसी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कैपिटल एम बराबर, क्योंकि मोल बराबर क्या होता है, विलेय का अणुभार और विलेय की ग्राम मात्रा अपॉन अणुभार। तो विलेय के मोलों को हम किससे व्यक्त कर सकते हैं, विलेय की ग्राम मात्रा, और विलेय की ग्राम मात्रा हम मान लें WB अपॉन विलेय का अणुभार हम ले लें MB इंटू विलयन का आयतन जो आपका लीटर में था उसको हमने मिलीलीटर में ले लिया इंटू 1000। ये हमारा मोलरता ज्ञात करने का सूत्र। इसी प्रकार यदि आपसे मोलरता ने पूछ के और आपसे ये पूछी जाती मोललता, तो मोललता जिसे हम स्मॉल m से व्यक्त करते हैं, और मोललता क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो इसका अगर सूत्र हम देखें तो इसको स्मॉल m से व्यक्त करते हैं और विलेय की ग्राम मात्रा WB अपॉन MB इंटू विलायक की मात्रा WA, किसमें, ग्राम में, इंटू क्या हो जाएगा ऊपर 1000। तो ये हो जाएगा हमारा मोललता का सूत्र। तो दोनों में हमको यहाँ पर अंतर याद रखना है। मोलरता तो क्या होती है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या होती है, जबकि मोललता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो ये क्वेश्चन हमारा
बोर्ड एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि कोई जल है, उस जल के वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे हमारे पास एक पात्र में क्या ले लिया हमने, एक पात्र में यदि हमने जल ले लिया और इस जल के वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि इसमें हम 1 चम्मच इसकी मिला दे, चीनी की मिला दे, तो चीनी जब हम मिलाएंगे तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वाष्प दाब इसका कम क्यों हो जाता है, क्योंकि चीनी अवाष्पशील विलेय युक्त पदार्थ है और अवाष्पशील विलेय पदार्थ जब किसी विलायक के अंतर्गत घोला जाता है, चूँकि विलायक की फॉर्म में हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, जल, तो जैसे ही हम इसमें चीनी जो कि हमारी अवाष्पशील विलेय के रूप में जब हम चीनी इसमें घोलेंगे तो अवाष्पशील विलेय होने के कारण इस विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसकी तुलना में, शुद्ध जल की तुलना में। तो कभी भी अवाष्पशील विलेय पदार्थ जब किसी विलायक में घोला जाता है तो विलयन का जो वाष्प दाब है वो हमेशा क्या होता है, कम होता है। किसकी तुलना में, शुद्ध विलायक की तुलना में। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जल का जो वाष्प दाब है उस जल के वाष्प दाब में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन 2014 में इस प्रश्न को पूछा गया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, 5वें नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है वृहद अणुओं के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म उपयुक्त रहता है। वही वृहद अणु है हमारे पास, मतलब बड़े अणु हैं और उनका मोलर द्रव्यमान हमको ज्ञात करना है। तो हमने अणुसंख्य गुणधर्म 4 प्रकार के पढ़े हैं। एक पढ़ा है हमने आपेक्षिक, वाष्प दाब, अवनमन, और दूसरा हमने अणुसंख्य गुणधर्म के अंतर्गत पढ़ा है क्वथनांक उन्नयन, और तीसरा हमने पढ़ा है हिमांक अवनमन। कौन सा पढ़ा है, हिमांक अवनमन, और चौथा हमने पढ़ा है परासरण दाब। चौथा अणुसंख्य गुणधर्म हमारा कौन सा है, परासरण दाब। तो हमेशा ध्यान रखना वृहद अणुओं का जो मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए जो अणुसंख्य गुणधर्म है वो हमारा परासरण दाब। कौन सा, परासरण दाब। PV बराबर nRT अपन लिखते हैं, इसको अपन मोल के रूप में है तो इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं। PV बराबर विलेय की मात्रा अपॉन उसका अणुभार MV और RT। तो यहाँ पर जो अणुभार है MV वो हम इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो वृहद अणुओं के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म उपयुक्त रहता है, तो आपको याद रखना है कौन सा रहता है, परासरण दाब, जो कि हमारे RBSC 2014 में ये प्रश्न हमसे पूछा गया था। अगला छठा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। छठा प्रश्न क्या है, क्या क्वथनांक उन्नयन समान होगा। मतलब हमारे पास कोई विलायक है और इस विलायक में हम कोई विलेय पदार्थ मिला रहे हैं। अब जब विलेय पदार्थ को घोला जा रहा है तो उसका क्वथनांक उन्नयन मतलब क्वथनांक में जो वृद्धि हो रही है वो समान होगा यदि 0.1 मोल सोडियम क्लोराइड या 0.1 मोल चीनी को 1 लीटर जल में हम घोल दें। तो विलायक में क्या ले लिया हमने, जल, लेकिन विलेय में यहाँ पर आपसे क्या लिया जा रहा है, सोडियम क्लोराइड लिया जा रहा है और चीनी अर्थात अपन कह सकते हैं C12H22O11। शर्करा यदि हम घोल रहे हैं, एक तो चीनी घोल रहे हैं शुगर और एक हम क्या घोल रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। क्योंकि हम जानते हैं कि क्वथनांक उन्नयन एक अणुसंख्य गुणधर्म होता है और अणुसंख्य गुणधर्म है तो अणुसंख्य गुणधर्म हमेशा जो अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं हमारे अणुसंख्य गुणधर्म जो होते हैं वो हमेशा आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। इस पर निर्भर करते हैं, आयनों की संख्या पर।
तो ये हमारा जो क्वथनांक उन्नयन है वो एक प्रकार का अणुसंख्य गुणधर्म है। अणुसंख्य गुणधर्म है तो दोनों को घोलने पर क्या उसका क्वथनांक उन्नयन समान होगा? तो समान तो नहीं होगा। समान क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अणुसंख्य गुणधर्म किसके ऊपर निर्भर करते हैं? आयनों की संख्या पर। तो सोडियम क्लोराइड लिया जा रहा है, एक तो NaCl जो Na+ और Cl- आयनों में विभक्त हो जाएगा, जबकि शर्करा जो चीनी आप बोल रहे हो वो अआयनित है। अतः क्वथनांक उन्नयन समान नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? तो क्योंकि क्वथनांक उन्नयन एक अणुसंख्य गुणधर्म होने के कारण ये हमेशा आयनों की संख्या पर निर्भर करेगा, इसलिए दोनों विलेय पदार्थ पर क्वथनांक उन्नयन भी अलग अलग होगा, एक समान हमको प्राप्त नहीं होगा। इसके बाद ये आपका क्वेश्चन आया है 2014 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या हम स्थिर क्वथी मिश्रण के यौगिकों को प्रवाजी आसवन विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं? 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो आपको जैसा कि मालूम है कि स्थिर क्वथी मिश्रण अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था कि जिनके घटकों में परिवर्तन हुए बिना वो एक ही ताप पर उबलते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? स्थिर क्वथी मिश्रण। तो जब उनके अवयवों में क्वथनांक में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा तो हम उसे प्रवाजी आसवन विधि के द्वारा पृथक नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं प्रवाजी आसवन विधि का प्रयोग तभी किया जाता है जब उनके क्वथनांक में पर्याप्त अंतर होना चाहिए। तो इनके क्वथनांक जो हैं वो क्वथनांक के मान में अंतर होने पर कौन सी विधि काम में लेते हैं? हम प्रवाजी आसवन विधि काम में लेते हैं। लेकिन चूंकि हमसे क्या पूछा गया है? स्थिर क्वथी मिश्रण, तो इनके घटकों का क्वथनांक जब एक समान है, सभी घटक एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम इसको प्रवाजी आसवन विधि के द्वारा पृथक नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि हमारे पास 5 ग्राम NaOH है, इसको 500 ml जल में घोला गया है, तो इसकी मोलरता बताइए। हमको मोलरता ज्ञात करनी है। 2013 में ये प्रश्न आया था और जैसा कि आपको बताया था ऊपर ही हमने पढ़ा है, मोलरता ज्ञात करने का सूत्र क्या पढ़ा था? विलेय की ग्राम मात्रा अपॉन विलेय का अणुभार विलयन का आयतन इंटू 1000। देखिए यहाँ पर 5 ग्राम विलेय की मात्रा दे रखी है इंटू 1000 अपॉन, अब विलेय कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसका अणुभार कितना हो गया? अणुभार हो गया इसका 40 इंटू कितना ml विलयन है? 500 ml विलयन है। देखो 3 जीरो से 3 जीरो, 5 से 5 अर्थात 1/4। तो अपन लिख सकते हैं 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 0.25 m। ये इसकी मोलरता हो जाएगी। 5 ग्राम NaOH को जब 500 ml जल में घोला जाएगा तो हमें उसकी मोलरता प्राप्त हो जाएगी 0.25 m। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक प्रोटीन है जिसका 0.2 लीटर जलीय विलयन है, हमारे पास 0.2 लीटर जलीय विलयन है और इसमें 1.26 ग्राम क्या उपस्थित है? प्रोटीन। तो देखिए तो विलयन का आयतन दे रखा है हमको V और उसकी मात्रा दे रखी है WV। क्या बोला गया है? प्रोटीन कितना? 1.26 ग्राम और ताप दे रखा है हमको T कितना? 300 केल्विन ताप पर। एक विलयन का परासरण दाब दे रखा है पाई कितना? 2.57 × 10³ वार। तो प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है, मतलब हमको क्या निकालना है? MP हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चूंकि हमने परासरण दाब में एक सूत्र पढ़ा था पाई V बराबर NRT, जिसको हम लिख सकते हैं पाई V बराबर N क्या है? मोल है, तो मोल बराबर लिख सकते हैं विलेय की ग्राम मात्रा अपॉन विलेय का अणुभार RT। अब अपन को क्या ज्ञात करना था? MB यहाँ पर ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा MB बराबर WV RT अपॉन पाई इंटू V।
अब ये हमको यहाँ पर मान यहाँ पर रख देने हैं। तो देखिए विलेय की मात्रा कितनी है 1.26, आर का मान कितना होता है 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये आपका रेडबर्ग नियतांक की वैल्यू होती है जो कि निश्चित होती है, हमको याद होनी चाहिए। और ताप कितना दे रखा है 300 केल्विन अपॉन परासरण दाब कितना है भाई, परासरण दाब है हमारे पास 2.57 इंटू 10⁻³ और मात्रा कितनी दे रखी है 0. जब हम इसको हल करेंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा कितना 61.04 इंटू 10⁻³ ग्राम प्रति मोल। देखिए न्यूमेरिकल कभी भी आता है तो हमको ये देख लेना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें दे रख रही है, उसी के अनुरूप हमको फॉर्मूला वहाँ पर लगाना होता है। देखो एक प्रोटीन है जिसको 0.2 लीटर जलीय विलयन में उस प्रोटीन की मात्रा 1.26 ग्राम घोली गई है, तो मतलब विलयन का आयतन हो गया हमारे पास 0.2 लीटर और मात्रा कितनी घोली गई है 1.26 ग्राम, तो इसकी विलेय की मात्रा हो गई प्रोटीन की। ताप दे रखा है, ताप कितना हो गया 300 केल्विन हो गया। इसके बाद उसका परासरण दाब पाई का मान दे रखा है, पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.57 इंटू 10⁻³ और क्या पूछ रहा है उसका मोलर द्रव्यमान अर्थात MB की गणना करनी है। तो चूंकि परासरण दाब के सूत्र से पाई भी बराबर NRT होता है, N बराबर क्या होता है विलेय की ग्राम मात्रा अपॉन विलेय का अणुभार, तो पाई V बराबर WV अपॉन MB/RT। अब अपन को क्या निकालना था आपसे MB बराबर क्या हो गया WV/RT अपॉन पाई B। अब यहाँ पर WV का मान रख दिया हमने, R का मान होता है ये हमारा 8.0.083, ये हमारा रेडबर्ग नियतांक उसको गैस नियतांक भी कहते हैं, उसकी वैल्यू है 300, ताप दे रखा है और परासरण दाब और उसका विलयन का आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं और इसका एक उपयोग हमको यहाँ पर बताना है। ये हमारे 2012 में एक प्रश्न पूछा गया था। तो प्रतिलोम परासरण, देखिए प्रतिलोम का अर्थ होता है परासरण के विपरीत प्रक्रिया। तो जब हम जैसे ये पात्र हमने लिया था और ये परासरण की प्रक्रिया हो रही थी, ऊपर डायग्राम में देखा था, तो जल के अणु इस शर्करा के जो विलयन है हमारा उसकी ओर अर्धपारगम झिल्ली से होकर गमन कर रहे हैं, तो ये परासरण की क्रिया हो रही है। जब इस विलयन पर हम दाब डाल दें और यदि इस दाब को और बढ़ा दें तो इस शर्करा के विलयन से, जो हमारा शर्करा का विलयन है, उस विलयन से विलायक के अणु शुद्ध विलायक की ओर परासरण के विपरीत क्रिया करेंगे, तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे हम प्रतिलोम परासरण। मतलब प्रतिलोम परासरण क्या हो गया कि परासरण दाब से ज़्यादा, जो परासरण दाब तो क्या करता है इतना दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देता है, लेकिन उससे ज़्यादा जब हम इस पर दाब डालते हैं तो विलयन से विलायक के जो अणु हैं वो अर्धपारगम झिल्ली से शुद्ध विलायक की ओर गमन करते हैं, अर्थात परासरण के विपरीत दिशा में गमन करते हैं। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम प्रतिलोम परासरण। और देखिए इसी प्रतिलोम परासरण का उपयोग समुद्री जल जो होता है हमारा खारा जल, उस समुद्री जल का क्या किया जाता है शुद्धिकरण किया जाता है। तो समुद्री जल से शुद्ध जल या कठोर जल को शुद्ध जल में बदलने के लिए कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो प्रतिलोम परासरण का प्रयोग किया जाता है। ये हमको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ये आपके 2012 में पूछा गया है बार्नट हॉफ गुणांक से। तो देखिए विलयनों के बार्नट हॉफ गुणांक को आपको बढ़ते क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित रखना है। 0.1 MCaCl2 कैल्शियम क्लोराइड दे रखा है, 0.1 M KCl दे रखा है, 0.1 M एल्यूमिनियम सल्फेट और 0.1 M शर्करा आपको दे रखी है। तो हमेशा ध्यान रखो बार्नट हॉफ गुणांक का जो मान होता है, जितने ज़्यादा आयन होते हैं बार्नट हॉफ गुणांक का मान उतना ही ज़्यादा होता है। तो देखिए शर्करा में तो आपका बार्नट हॉफ गुणांक का मान सबसे कम होगा क्योंकि इसका तो आयनन होता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सबसे कम बार्नट हॉफ गुणांक किसका होगा 0.1 M लिख देंगे अपन C12H22O11 का। फिर उसके बाद
अब देखिए जहाँ पर आयनों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वांट ऑफ गुणांक का मान बढ़ेगा। तो यहाँ पर K+ और Cl- दो ही आयन है, तो इसके बाद वांट ऑफ गुणांक का मान हो जाएगा किसका, KCl का। इसके बाद इससे ज़्यादा किस्म हो जाएगा, देखिए यहाँ कैल्शियम +2 आयनों में टूटेगा, यहाँ Cl-, तो 2 Cl- आयन प्राप्त होंगे, एक Ca+2, तो आयनों की संख्या ज़्यादा हो गई। तो इसके बाद नंबर आ जाएगा कैल्शियम क्लोराइड का। और सबसे ज़्यादा वांट ऑफ गुणांक की बात करें तो सबसे ज़्यादा वांट ऑफ गुणांक किसका हो जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट का, क्योंकि इससे 2 तो Al+3 आयन प्राप्त होंगे और 3 क्या प्राप्त होंगे, SO4-2। तो सबसे ज़्यादा आयनों की संख्या किस में होगी, एल्यूमिनियम सल्फेट में, इसीलिए इसके वांट ऑफ गुणांक का मान सबसे ज़्यादा होता है। तो वांट ऑफ गुणांक कभी भी आपसे अगर एक क्रम पूछा जाए तो आपको क्या देखना है, आयनों की संख्या सर्वाधिक होनी चाहिए। वांट ऑफ गुणांक उसका ज़्यादा होता है जिसमें आयनों की संख्या का मान ज़्यादा होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, मोलल उन्नयन स्थिरांक जो होता है उसके लिए वांट ऑफ गुणांक का हमको समीकरण यहाँ पर देना है। किसके लिए, मोलल उन्नयन स्थिरांक के लिए वांट ऑफ गुणांक का सूत्र। तो इसके लिए देखिए मोलल उन्नयन स्थिरांक को अपन व्यक्त करते हैं Kb से, तो Kb बराबर हो जाएगा mRTV² 1000 × ΔHb, विलयन की आयनन एंथैल्पी, और ये इसमें संबंध हो जाएगा किसका, मोलल उन्नयन स्थिरांक के लिए वांट ऑफ गुणांक समीकरण का ये हमारा सूत्र होता है। तो इस प्रकार आज हमने विलयन के अंतर्गत महत्वपूर्ण 12 प्रश्नों का, जो कि विगत एग्जामों में हमसे पूछे गए थे, उन प्रश्नों का अध्ययन किया। आगे की इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे। तो आप इस चैनल पर अगर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक कमेंट करके ज़रूर करें, और ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।